इसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं, जैसे कि जो वैक्सीनेशंस है, कई पेशेंट्स को वो वैक्सीनेशंस काम न करें क्योंकि हो सकता है रेजिस्टेंस हो जाए, या कुछ मेडिसिन्स हैं जो रेजिस्टेंस हो, या फिर कुछ अगर मान के चले एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर बन जाती है, वो रिजेक्ट हो जाए, वो उसके रेजिस्टेंस हो जाए, तो वो काम न करे। इसलिए ये थोड़ा सा डेंजरस देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। डेल्टा वेरिएंट कोविड-19 एक नई समस्या हम सभी के साथ में है, लेकिन इसके साथ में एक गुड न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा जो कि आप सभी सुन करके बहुत खुश हो जाएंगे। गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है, लेकिन इसमें कोविड का जो नया वेरिएंट है यानी कि डेल्टा प्लस जिसे कहा जा रहा है, उसे समझना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये कोई एक ऐसा नया वायरस नहीं है जो कि बहुत ही टोटली अलग हो, लेकिन है नया, उससे मिलता जुलता है, बट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा समझ लेते हैं तो डेल्टा प्लस के लिए आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले समझ लेते हैं डेल्टा वेरिएंट होता क्या है और ये डेल्टा क्या है। देखिए, मेडिकल लैंग्वेज में कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारी एक जैसी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अगर अंतर होता है तो उन्हें अलग एक नाम दिया जाता है, एक सीक्वेंसिंग की जाती है। जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, उससे पता लगाया जाता है कि ये वेरिएंट अलग है, ये वायरस अलग है या नहीं है। तो इसी तरीके से जैसे अल्फ़ा है, बीटा है, ठीक है, डेल्टा है, लैम्डा है, ठीक है, ये अलग अलग थोड़े से दिए जाते हैं। जैसे कि अभी जो हमारे इंडिया में पहले वेरिएंट था वो ओनली डेल्टा वेरिएंट था, केवल डेल्टा वेरिएंट था। अब देखिए यहाँ पर जो अफ्रीका में चल रहा है, अफ्रीका में अभी जो वेरिएंट चल रहा है वो अलग है। यूके में जो वेरिएंट चल रहा है वो अलग है, वो अल्फ़ा वेरिएंट चल रहा है। और जो अफ्रीका में चल रहा है वो बीटा वेरिएंट चल रहा है। तो इनमें क्या है कि थोड़ा सा अंतर है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर, कहीं ना कहीं सिम्टम्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये सीवियरिटी पर भी डिपेंड करता है कि सीवियरिटी इस वायरस की कितनी है या उस वायरस की कितनी है। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिला अपनी इंडिया की अगर हम बात करें तो पहले जो सेकेंड वेव थी, जो पहले जो वायरस था वो डेल्टा था, और अब जो थर्ड वेव में देखने को मिल रहा है उसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं डेल्टा प्लस के। अब डेल्टा प्लस कैसे हम समझेंगे, कैसे पहचानेंगे, इसके लक्षण क्या होते हैं? तो देखिए, डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए कि हमारे कंट्री के लोग की जो फेस है वो अलग है, बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी अलग है। और अगर बाहर विदेश जाएँ तो उनकी हाइट या उनकी बॉडी अलग है, उनका फेस अलग है, बाल अलग हैं, कोई लंबा ज़्यादा है, कोई गोरा ज़्यादा है, ठीक है, या किसी की हाइट कम है, ठीक है, कोई मोटा ज़्यादा है, कोई पतले। कई ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर पतले लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये वेरी करता है, वेरिएंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम डॉग्स की बात करें तो डॉग्स के वेरिएंट अलग अलग नस्ल के होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग वेरिएंट होते हैं कि कौन सा वायरस, कौन से बैक्टीरिया या कौन सा इन्फेक्शन जो है वो हमें अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ सिम्टम्स समझना ज़रूरी है। और डेल्टा प्लस के बारे में कोई ज़्यादा अभी जानकारी जुटाना या एक कहें कि एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं है, लेकिन अभी चल रहा है सिस्टम जो कि हमारे डेल्टा जो वायरस हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज अभी मिल चुकी है। लेकिन कम्प्लीटली अभी किसी चीज़ के बारे में बोला नहीं जा सकता। लेकिन डेल्टा प्लस के कहीं पर केसेस बहुत ज़्यादा मिले हैं, जैसे मध्य प्रदेश में मिला है और भी कई जगह पर ऐसे केसेस हैं जो डेल्टा प्लस के देखने को मिले हैं। तो डेल्टा प्लस कुछ डेंजरस है पहले से, लेकिन क्या इसकी सीवियरिटी, जो इन्फेक्टिविटी है वो ज़्यादा है या कम है, ये भी समझना ज़रूरी होगा। तो देखिए, इसके सिम्टम्स क्या है पहले ये समझिएगा। जो डेल्टा वेरिएंट है इसके सिम्टम्स जैसे बुखार आना, हाथ पैरों में दर्द होना, ठीक है, आँखों में फ्लू जैसे सिम्टम्स होना, या उस पेशेंट को डायरिया हो जाना, ठीक है, सूंघने में उस मरीज को जो स्मेल है, जो गंध है, उसकी गंध नहीं आना या उसको टेस्ट नहीं आना, ये डेल्टा प्लस के सिम्टम्स है जो कि पहले डेल्टा के भी सिम्टम्स थे। तो इसमें कुछ बढ़ोतरी ऐसा स्पेसिफिक देखने को नहीं मिला है जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स वो हमें डेल्टा प्लस की तरफ ले जाए और हमें डिफ्रेंशिएट करे कि डेल्टा प्लस है या ओनली डेल्टा है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स अभी देखने को नहीं मिले, लेकिन इसे पता लगाया जा सकता है क्योंकि टेस्ट से या जीनोम सीक्वेंसिंग से। अब
कैसे पता लगाएंगे ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिम्टम्स लगभग मैच हो रहे हैं। एक आध दो सिम्टम्स इससे अलग हो सकता है, लेकिन कि जो पहले के सिम्टम्स थे उसी से मैच ज़्यादातर हो रहे हैं। पहले के सिम्टम्स में क्या था कि मरीज को लंग्स से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स था, और अभी जो देखने को मिल रहा है इसमें डायरिया भी मरीज को हो रहा है। डायरिया मतलब दस्त लगना मरीज को हो रहा है, सूखी खांसी भी है मरीज को, छाती में दर्द भी हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ में मरीज को आँखों में फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर इन्फेक्टिविटी रेट या कैसे पता लगाएं, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। देखिए, इसको जीनोम सीक्वेंसिंग से पता लगाया जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में हमें पता लगाना हो, अगर स्पेसिफिक बात करें कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे दो व्यक्ति खड़े हैं, उन दोनों के बारे में हमें पता लगाना है, डुप्लीकेट है कि ये ओरिजिनल कौन सा है इनमें से, तो जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग से हम पता लगा सकते हैं कि ये डेल्टा था, ये डेल्टा प्लस है, ये दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। उससे जो वेरिएंट होते हैं वो अलग हो सकता है। अब दूसरी बात इसमें ये है कि जैसे जो वायरस है, ये वायरस सेम डुप्लीकेट नहीं बनता है। सेम डुप्लीकेट मतलब कि जैसे कि हमने कोई एक पार्ट निकाला, किसी भी चीज़ का, कोई हमने गाड़ी का पार्ट बनाया, तो वो एक ही मोल्ड से एक ही बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी निकल के आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो वायरस की अगर हम बात करें तो ये सेम कॉपी नहीं हो रहा है, ये कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आ रहा है, अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है। तो इसी तरीके से जैसे किसी व्यक्ति के अंदर इन्फेक्शन हुआ और ये अपनी संख्या बढ़ाएगा, तो किसी न किसी में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर देखने को मिल सकता है। इसे हम जीनोम सीक्वेंसिंग से पता कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक आपकी वीडियो बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर बात करें कि कैसे बच सकते हैं, या फिर हम क्या करें जो हमें इससे बचा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको पॉजिटिविटी आपको रखनी होगी। पॉजिटिविटी यानी कि हमें ब्रेन में कुछ सारी निगेटिविटी चीज़ें घुसने ही नहीं देना है। अब इसे कैसे घुसने से बचा सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आई बटन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा कि निगेटिव थिंकिंग से आप कैसे बच सकते हैं। निगेटिव थिंकिंग अगर किसी मरीज को है तो उसे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम नेगेटिव थिंकिंग को दूर कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हम रात में सोते हैं उस टाइम पर हमारे जो ब्रेन की स्टेट होता है, वो जो ऑटो सजेशन होते हैं, ऑटो सजेशंस हमारे ब्रेन के अंदर अच्छे जाएंगे, पॉजिटिव जाएंगे, तो हमारे ब्रेन के अंदर सबकॉन्शियस में पूरी तरीके से जा पाएंगे। अगर हमारा जो कॉन्शियस रिजेक्शन नहीं होगा, तो कॉन्शियस रिजेक्शन जिस टाइम पर कम होगा उस टाइम पर ऑटो सजेशन भेजना, वो सही तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना, और सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच अगर गए वो, तो वहाँ से फिर जो हमारे कॉर्टिकल मेप्स होते हैं वो अच्छे बन जाते हैं और पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए हमें उस टाइम पर अच्छे विचार या अच्छी बातें सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे कुछ भी ऐसी अच्छी चीज़ पॉजिटिव हो वो हमें सोचना चाहिए या प्रे करना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर जो ऑटो सजेशंस है, जो पॉजिटिव ऑटो सजेशंस है, वो अच्छे तरीके से सब कॉन्शियस माइंड के अंदर पहुंच पाए। अब ये कौन सा टाइम होता है, जब हम रात में सोते हैं उस टाइम पर हमारा जो ब्रेन स्टेट होता है वो अल्फ़ा से थीटा में जाता है, थीटा या डेल्टा में जाता है, ठीक है। तो थीटा में जा रहा है या डेल्टा में जा रहा है, उस स्टेट में जो हमारा कॉन्शियस रिजेक्शन होता है वो सबसे कम होता है। अब कॉन्शियस रिजेक्शन क्या है? कॉन्शियस रिजेक्शन यानी कि कोई भी चीज़ आई हमारे ब्रेन के अंदर तो उसे रिजेक्ट करना है, यानी ब्रेन के अंदर उसे रखना है या नहीं रखना है या फिर बाहर करना है, ये ऑटो रिजेक्शन होता है, सॉरी ये कॉन्शियस रिजेक्शन होता है। तो कॉन्शियस रिजेक्शन कम होगा तो हमारे पॉजिटिव थॉट्स भी अंदर आएंगे, चाहे पॉजिटिव थॉट्स हो या नेगेटिव थॉट्स हो। अगर जो कॉन्शियस रिजेक्शन है वो ज़्यादा है, कुछ भी चीज़ आए, कोई भी विचार आया उसको रिजेक्ट कर दिया, हमारे मतलब का नहीं है, तो पॉजिटिव भी सोचोगे तब भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। कहते हैं ना कि हमारा मन तो बहुत करता है पॉजिटिव रहने की, लेकिन पॉजिटिव रह नहीं पाते हैं। तो पॉजिटिव रहने के लिए आपको सबसे अच्छा जो टाइम होता है जब हम सोते हैं, उस टाइम पर जब हम नींद हमें प्रॉपर नहीं आती है लेकिन हम सोने की स्टेट में होते हैं, उस टाइम पर आप देखेंगे कि हमें अच्छे विचार आ रहे हैं, अच्छी बातें अगर हम सोच रहे हैं तो हमारे जो हमारा कॉन्शियस रिजेक्शन होता है वो कम होता है। तो इस सिचुएशन में हमारे जो पॉजिटिव ऑटो सजेशंस, पॉजिटिव विचार जो होते हैं वो सबकॉन्शियस
माइंड तक जाते हैं और हमारे जो कॉर्टिकल मैप्स होते हैं वो अच्छे बनते हैं, जिससे हम पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव थिंकिंग को दूर कर सकते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग को हम अपने ब्रेन के अंदर रख सकते हैं। अब इसी तरीके से सुबह का टाइम होता है, जब हम जागते हैं उस टाइम पर भी ये सिचुएशन होती है, क्योंकि ये स्टेज जो होता है चेंज होता है, डेल्टा से थीटा से अल्फा में कन्वर्ट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में इस पॉइंट पर भी हमारा क्रोमोसोम जो कॉन्शियस रिजेक्शन होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पॉजिटिव रह सकते हैं। अब डेल्टा जो वेरिएंट था, इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, इसके बारे में 2 चीज़ें मैं आपको और बता सकता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं, जैसे कि जो वैक्सीनेशंस है, कई पेशेंट्स को वो वैक्सीनेशंस काम न करें क्योंकि हो सकता है रेजिस्टेंस हो जाए, या कुछ मेडिसिन हैं जो रेजिस्टेंस हो, या फिर कुछ अगर मान के चले एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर बन जाती है, वो रिजेक्ट हो जाए, वो उसके रेजिस्टेंस हो जाए, तो वो काम न करे। इसलिए ये थोड़ा सा डेंजरस देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि ये इन्फेक्टिविटी रेट इसकी कम देखने को मिल रही है। अब इसे कैसे पहचानें? मतलब कि कोई एक व्यक्ति है, अगर फैमिली के 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स में से अगर किसी एक को डेल्टा वेरिएंट हुआ, डेल्टा प्लस वेरिएंट हुआ, तो उसमें केवल उसी व्यक्ति को होगा, वो आसपास के लोगों में नहीं फैला पाएगा। ऐसा कुछ अभी देखने को स्टडी में देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा है तो ये सबसे अच्छी बात हमारे लिए होगी, क्योंकि डेल्टा प्लस जो है इसकी इन्फेक्टिविटी इस हिसाब से कम होगी। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको बहुत हेल्प मिली होगी। डेल्टा प्लस के बारे में सभी जानकारी आप समझ गए होंगे। अब कैसे बचना है इसे भी समझिएगा कि डेल्टा प्लस से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि हमें जो मास्क लगा रहे हैं या हैंड वॉश कर रहे हैं या लोगों से मिलना है, वो थोड़ा सा कम कीजिएगा। जैसे हम ये मत सोचिएगा कि अभी वायरस है ही नहीं है या इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, कोरोना ख़त्म हो गया, ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिएगा। लोग बहुत ज़्यादा भड़बड़ा रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हम मास्क लगा के परेशान है, मास्क लगा के परेशान है। अरे भाई, अगर मास्क नहीं लगाओगे तो वो दूसरा जो शेर खड़ा हुआ है वो आपको परेशान करेगा, दुश्मन है हमारा, ये समझिएगा। तो वो दुश्मन से बचने के लिए अगर हम मास्क लगाना पड़े हमें, तो हम ये काम कर सकते हैं, बहुत इजी काम है। आप बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ। मैं उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो दुश्मन से बचने के लिए अगर हमें मास्क लगाना पड़े और उससे हम बच सकें, देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि मास्क लगाने से कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट है। कैसे है? अगर आपको खांसी है तो आप खांसेंगे तो वो आपके ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे पे नहीं जाएंगे, या दूसरा व्यक्ति खांस रहा है तो वो आपके ऊपर नहीं गिरेंगे। इसलिए मास्क लगाना ज़रूरी है। ये मास्क लगाने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल है, ये इसलिए हमें मास्क लगाना ज़रूरी है। आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अपने जो गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस है वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ज़रूरत होने पर बाहर निकलिएगा, मास्क, सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद।